तो अब आइए मैं आप लोगों को इस चैप्टर के आगे सवाल बताता हूँ। जैसे देखिए कहाँ तक के हो गए थे, 17 तक हो गए थे ना। तो ये 18वां सवाल है। निम्नलिखित को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। वैज्ञानिक संकेतन में लिखो। कौन कौन सी संख्याएं हैं? एक तो है, फर्स्ट तो है 0.0048, सेकंड है 23400, थर्ड है 8008 और फोर्थ है 500.0 और सिक्स है फिफ्थ है 6.0012। इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो देखिए ध्यान रखें, इसको लिखने का मैं तरीका बता रहा हूँ। एक ये फॉर्मूला याद रखिए आप, n इंटू 10 की पावर स्मॉल n। समझिए, कैपिटल N इंटू 10 की पावर स्मॉल n, जहाँ पर कैपिटल N क्या है? एक पूर्णांक है जिसके राइट साइड में पॉइंट होगा, दशमलव होगा। बाकी संख्याओं को घात के रूप में अंकित कर देते हैं। जैसे यहाँ पर है, इसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको 0.0048। अब इसको लिखने का जो तरीका है वैज्ञानिक संकेतन में, इस दशमलव को पूर्णांक के राइट साइड में यहाँ पर ले आए। तो देखिए कितने स्थान विस्थापित करना पड़ेगा? 1 2 3। तो ये बराबर हो जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर, कितने स्थान सरकाया हमने इसको? इधर 3 स्थान, 1 2 3। तो उसको घात के रूप में रख देते हैं, 10 की पावर -3, इस तरीके से। तो इस संख्या का वैज्ञानिक संकेतन ये हो गया। इसी तरीके से आप ये देखिए, ये संख्या है 23400। अब इसमें दशमलव कहाँ पर मानेंगे? राइट साइड में, बिल्कुल यहाँ पर। अब इसको एक गैर शून्य अंक के राइट साइड में ले आइए दशमलव को, अर्थात यहाँ पर ले आइए। तो देखिए कितना करेंगे? 1 2 3 4 5 स्थान हमने इधर को लेफ्ट साइड को सरकाया है। तो 2.34, आगे जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है, इंटू 10 की पावर 5। लेफ्ट को चलेंगे तो प्लस की पावर आएंगी, राइट को चलेंगे तो माइनस की पावर आएंगी। तो ये इसका वैज्ञानिक संकेतन हो गया। इसी तरीके से इसको देखिए, ये 8008 है, तो 8008। अब इसमें पॉइंट को कहाँ मानेंगे? बिल्कुल राइट साइड में, यहाँ पर। अब इसको 1 2 3 स्थान इधर को सरकाया हमने, खिसकाया, तो ये हो गया 8.008 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑलरेडी इसमें 500.0 दशमलव यहाँ पर दे रखा है। अब इस दशमलव को इधर सरका दीजिए ताकि एक गैर शून्य अंक के राइट साइड में आ जाए। तो 2 स्थान सरकाना पड़ा, 1 और 2। तो ये हो जाएगा 5.0 इंटू 10 की पावर 2। ये इसका वैज्ञानिक संकेतन हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक गैर शून्य अंक के राइट साइड में है, लेकिन वैज्ञानिक संकेतन में घात के रूप में लिखना पड़ेगा हमें। तो ये 6.0012, ये बराबर हो जाएगा, इसको सरकाने की आवश्यकता नहीं है, दशमलव एक गैर शून्य अंक के राइट साइड में है। तो घात कितनी होंगी फिर? 10 की पावर 4 क्यों होंगी भाई? हमने इसको सरकाया थोड़ी है इधर को। अगर हम इसको सरकाते तब कर सकते थे 4, तो हमने तो इसको सरकाया ही नहीं है। जब सरकाया नहीं है तो घात क्या आएगी? 0। तो ये आ जाएगा 6.0012 इंटू 10 की पावर 0। ये इनके वैज्ञानिक संकेतन हो गए। नोट करिए जल्दी।
और अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में ये कह रहा है, 20वां सवाल है, निम्नलिखित को 3 सार्थक अंकों में निकटित कीजिए। निम्नलिखित को 3 सार्थक अंकों में निकटित कीजिए। संख्याएं हैं कौन कौन सी? एक तो है ये 19वां सवाल है, ध्यान करें। फर्स्ट है 0.0025, सेकंड है 208, थर्ड है 505, नहीं 5005 है, 5005, और चौथा है 126 और 000, 126000, और यहाँ पर पांचवा भी 500.00, और छठा है 2.0034। देखिए ये संख्याएं दे रखी हैं, ये थोड़ा बड़ा करके लिख दूं, 0.0024। तीन सार्थक अंक में करना है। क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है? निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या बताइए, यानी सार्थक अंक की गणना करनी है। वो पहले जो बोल दिया था मैंने, 20वें सवाल का बोल दिया था कि निम्नलिखित को 3 सार्थक अंकों तक निकटित कीजिए, वो नहीं है। ये 19वां सवाल जो है, इसमें पूछ रहा है वो कि निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि जितने भी गैर शून्य अंक होते हैं उन सबको सार्थक अंकों में गिना जाता है, और 0 को स्थान के ऊपर निर्भर करता है, गिना भी जाता है और नहीं गिना जाता है। जब कोई भी 2 गैर शून्य अंकों के बीच में शून्य होता है तो वो हमेशा सार्थक अंकों में गिना जाता है। अगर वो लेफ्ट साइड में है तो वो नहीं गिना जाता, और राइट साइड में दशमलव के बाद है तो वो नहीं गिना जाता। ध्यान रहेगा। तो देखिए, इसमें आप देखेंगे इसमें कितने सार्थक अंक हैं। लेफ्ट साइड में 2 गैर शून्य अंकों के लेफ्ट साइड में 0 हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, नहीं गिना जाएगा। तो इसमें सार्थक अंक कितने हुए? 2। इसमें बीच में आ रहा है तो ये गिना जाएगा, इसमें सार्थक अंक हुए 3। यहां पर देखिए 2 गैर शून्य अंकों के बीच में 2 0 हैं तो सभी सार्थक अंक हैं, अर्थात इसमें कुल सार्थक अंक हो गए 4। ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर यहां कहीं पर 0 होता तो 0 के राइट साइड वाले वो नहीं गिने जाते, लेकिन यहां पर क्या होगा? गिना जाएगा। तो कुल कितने हैं यहां पर सार्थक अंक? 6। हालांकि कुछ राइटर्स ने इस पर मतभेद हैं थोड़े से, राइट साइड में जो 0 है वो कहीं कहीं पर गिनते भी नहीं हैं, लेकिन आप गिनिए इसको। अब यहाँ पर देखिए, पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट के बाद में 2 0 हैं, ये सार्थक अंकों में नहीं आएंगे, लेकिन इसमें कितने होंगे सार्थक अंक? 3। इस तरीके से। अब यहाँ 2 गैर शून्य अंकों के बीच में शून्य है तो ये गिने जाएंगे सार्थक अंक। इनमें कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। तो इसमें सार्थक अंक हैं कितने? 5। समझ आ गया? नोट करिए और आगे चलिए। देखिए आगे 20वां सवाल है। 20वें सवाल में वो कह रहा है निम्नलिखित को 3 सार्थक अंकों तक निकटित कीजिए। यानी ये जो संख्याएं हैं 20वें सवाल में, इसमें 3 सार्थक अंक तक निकटित करना है। पहला है इसमें 34.216, 34.216,
दूसरा है 10.4107, तीसरा है 0.04597, चौथा है 2808। अब देखिए, 3 सार्थक अंकों तक निश्चित करना है। तो देखिए, हम इसमें कुल अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5, लेकिन सार्थक अंक कितने गिनने हैं? हमें 3 गिनने हैं। तो ध्यान करना, कुछ संख्याओं को यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना जो पड़ेगा, अगर हम इधर से छोड़ दें लेफ्ट साइड से, तो इसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। मान लो हमने एक ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, तो ये 0.216 रह जाएगा, तो इसकी वैल्यू ही खत्म। कभी भी लेफ्ट साइड से अंक को नहीं छोड़ते हैं। किधर से छोड़ते हैं? राइट साइड से। और राइट साइड से अगर छोड़ने वाला अंक 5 या 5 से अधिक है, तो उसके लेफ्ट वाला अंक में 1 की वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, और अगर 5 से कम है तो लेफ्ट वाले अंक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। समझ आ गया? क्या ध्यान रखेंगे? सार्थक अंक की गणना करने में जब हमको कोई अंक छोड़ना पड़ता है, और छोड़ने वाला अंक यदि 5 और 5 से अधिक है, तो लेफ्ट वाले अंक में 1 की वृद्धि कर देते हैं, 1 अंक की वृद्धि कर देते हैं। और यदि 5 से कम है तो कोई वृद्धि लेफ्ट वाले अंक में नहीं करते। अब आप ये देखिए थोड़ा सा, कि ये संख्या मैं दोबारा लिख देता हूं, 34.216। तो हमें 3 सार्थक अंक करने हैं, इसमें कुल 5 अंक है, तो हमें ये दोनों छोड़ने हैं। समझ आ गया? थोड़ी देर के लिए आप ये देखो कि हम 6 का अंक छोड़ रहे हैं। जब 6 का अंक छोड़ रहे हैं तो वो 5 और 5 से अधिक हो गया, तो इसके छोड़ने पर इसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी, अर्थात ये कितना हो जाएगा? 34.22 इतना हो गया। अब इसमें कितने हैं सार्थक अंक? 4। अब इसको और छोड़ेंगे हम। जब इसको छोड़ेंगे हम, इस ऊपर वाले अंक को, ये 5 से कम है, तो उसको छोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? ये रह जाएगा 34.2 ही। ये अब संख्या 3 सार्थक अंकों की है। ठीक है, आइए फिर इस पर यहां आइए और इससे हिसाब लगाइए। 3 सार्थक अंक रखने हैं तो 10.4 है ये। अब इधर छोड़ने वाले जो अंक हैं, इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इनके द्वारा क्या प्रभाव पड़ेगा? 7 का हम छोड़ेंगे तो वो 5 से अधिक है, तो ये 0 में 1 की वृद्धि हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इस 1 को छोड़ने से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इस 1 को छोड़ने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा सार्थक अंक? ये बराबर रह जाएगा 10.4। देखिए यहीं पर हिसाब लगा दिया मैंने, एक बार फिर देख लीजिए। 7 का अंक यहाँ से हटा रहे हैं, तो उसके हटाने से ये 1 की वृद्धि हो जाएगी। अर्थात हम ऐसे कर सकते हैं कि 1 अंक हटाने से ये बराबर हो जाएगा 10.411। इतना रह गया। अब फिर 1 को और हटाइए, इसको हटाने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात ये 10.41 इतना रह जाएगा। अब ये 1 अंक हटाया है, तो इसको हटाने से 10.4 इतनी वैल्यू रह गई इसकी। समझ आ गया? एक एक करके आपको दिखाया बिल्कुल। अब यहां देखिए, जब हम इसको देखेंगे तो आप देखिए इसमें कितने सार्थक अंक हैं? कुल कितने सार्थक अंक हैं? अभी आपको समझाया था इस संख्या में कितने सार्थक अंक हैं। अरे 0 लेफ्ट साइड में आ रही हैं तो उनको नहीं गिनते हैं सार्थक अंक में, तो इसमें 4 सार्थक अंक हैं। अब 1 अंक को हटाना है, यहाँ से त्यागना है। कौन सा है? ये 7 का। जब 7 का है ये, तो इसको हटाएंगे तो ये संख्या 0.045 और ये 9 है। ठीक है, तो इस 7 को हटाने से 1 वृद्धि होनी चाहिए। जब 9 में 1 की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। तो 10 का आएगा यहाँ पर क्या? 0। ठीक है, और हासिल का 1 यहाँ पर बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। तो ये संख्या इतनी हो जाएगी। अब इसमें 3 सार्थक अंक हैं ये।
क्लियर हो गया। अब इस पर आइए, इस पर ये कितने सार्थक अंक हैं? 4। तो ये 3 सार्थक अंकों में हटाना है, दर्शाना है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है 8 का, ये हटाना है। जब ये 8 का हटाना है तो ये कितना हो जाएगा? 2, 8, 1 हो गया। अब आप ये देखिए कि ये तो 2808 है। कितना है? 2808। और ये कितना रह गया है? 281। तो ये तो बहुत अंतर आ गया, कुछ भी नहीं रहा उसके आगे। तो क्या इतना दिखा देंगे 3 सार्थक अंकों में? बताइए, हैं? पॉइंट नहीं। यहां पर क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 0। तो ये अब 2810 हो गया। ये कितना है? 2808 था। अब यहां पर वही मैं बता रहा था कि कहीं कहीं मतभेद हैं कि गिनते भी हैं और नहीं भी गिनते हैं। तो ध्यान करना, ये इतनी संख्या हो जाएगी। समझ आ गया? अब आइए आगे, 21वां सवाल। 21वें सवाल में ये कह रहा है, जब डाइनाइट्रोजन और डाइऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा भिन्न यौगिक बनाती हैं तो निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन का द्रव्यमान नोट कर लिया? तो देखिए मैं इसको हटाता हूं यहां से। ये 21वां सवाल बोल रहा है, एक तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान और आगे है ऑक्सीजन का द्रव्यमान। नाइट्रोजन के द्रव्यमान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें दे रखा है 14 ग्राम, 14 ग्राम, 28 ग्राम, 28 ग्राम। उनके साथ में दे रखा है 16 ग्राम, 32 ग्राम और 32 ग्राम और 80 ग्राम। वो ये कह रहा है ये प्रायोगिक आंकड़े रासायनिक संयोग के किस नियम के अनुरूप है, बताइए। रिएक्शन हो रही है, नाइट्रोजन के इतने द्रव्यमान हाइड्रोजन के इतने द्रव्यमानों से क्रिया करते हैं। तो बताइए ये जो आंकड़े हैं रासायनिक संयोग के किस नियम के अनुसार हैं। तो देखिए यहां पर ये 28 28 दे रखा है और 14 14 दे रखा है। हम कोई सी संख्या को बराबर कर लें कि या तो इन 28 28 के बराबर ही ऊपर के 14 को भी कर लें और या ऊपर के 14 के समान नीचे के 28 कर लें। समझे? तो अगर हम इनको 14 करें या ये 14 जो है इनको भी 28 करें तो 14 ग्राम या 28 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये दूना किया हमने तो ये भी दूना कर दिया, 32 ग्राम आ गया। ये 14 ग्राम का 28 ग्राम किया, दूना कर दिया तो ये 32 का दूना कितना हो गया? 64 ग्राम हो गया। अब आप एक समानता देखिए कि नाइट्रोजन के निश्चित द्रव्यमान 28 28 28 28 ग्राम से ऑक्सीजन के द्रव्यमान 32 ग्राम, 64 ग्राम, 32 ग्राम और 80 ग्राम क्रिया कर रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ ऑक्सीजन के द्रव्यमानों में जो अनुपात है वो 32 अनुपात 64 अनुपात 32 अनुपात 80 का, जो नाइट्रोजन के निश्चित द्रव्यमान 28 ग्राम से क्रिया कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन के द्रव्यमानों में क्या अनुपात होगा? 32 दूनी 64 यानी 1:2 और 32 से कम 32 अर्थात अनुपात 1। अब 32 से ये कटता नहीं है तो हमें ऐसी संख्या से करना है जिससे ये सब कट जाएं। कैसे कट जाएंगे?
कि यदि हम इनको या करके आधा आधा कर लें कि ये 32 है तो इसका कर लें 16, ये 32, ये 16 और ये 40। अब इतना करने पे भी नहीं कट रहा है 16 से, 16 दूनी 32, 16 कम 16 और 16 ढाई हैं, तो एक बार और कर लो। तो या करके 8 से आ जाएगा 8 अनुपात 16 अनुपात 8 अनुपात 20। ठीक है, अब ये तो वही आ गई बात है, बात वही आती चली जाएगी एक बार और करने पे भी, वो 10 आ जाएगा, ये 4 आएगा तो। लेकिन आप एक काम करिए ना, कुछ भी मत करिए, पूर्ण अनुपात में लाना होता है। आप एक काम करिए, हम इसको कितना मान लेते हैं, 16 मान लेते हैं, 16। तो 16 का ये हो गया 2, 16 दूनी 32 अनुपात 16 चौके 64 अनुपात 16 दूनी 32 अनुपात 16 पंजे 80, ये अनुपात हो गया उनमें। ठीक है ना, बजाय उनको आधा करने के क्या किया आपने, उसको ऐसी संख्या से काट दिया जिससे सब संख्याएं कट जाएं। तो 32 से नहीं कट रही है तो 16 से कट जाएगी, तो 16 का इसमें भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, 16 का इसमें भाग करेंगे तो 4 बार कट जाएगा, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80। अर्थात ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान हैं उनमें क्या अनुपात है, जो नाइट्रोजन के निश्चित द्रव्यमान 28 से कर रहे हैं, ग्राम से क्रिया कर रहे हैं, वो अनुपात है 2:4 अनुपात 2 अनुपात 5। और ये किसकी तुलना कर रहे हैं, गुणित अनुपात के नियम की। किसके अनुसार हैं ये आंकड़े, गुणित अनुपात के नियम के अनुसार है। समझ आ गया। अब देखिए, इसको मैं दूसरे तरीके से, ये नोट करिए पहले इतना, और दूसरे तरीके से भी समझाता हूं आपको। उस दूसरे तरीके से भी बिल्कुल वही आएगा। नोट कर लिया। यहां देखिए, अब मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूं। देखिए, ये ऐसे था ना सवाल, ऐसे था। इस बार हम इसको करके देख लें। इसको हमने, ये 14 है तो इसको भी 14 कर लें। तो जब 14 करेंगे, आधा कर दिया, तो इसको भी हमें आधा करना पड़ेगा। कितना हो गया, 16 ग्राम। इसको आधा किया तो आधा हो गया 14 ग्राम, तो इसको भी आधा कर लीजिए, कितना हो गया 40 ग्राम। अब आप ये देखिए, यहां पर समझा देता हूं मैं कि नाइट्रोजन के निश्चित द्रव्यमान 14 ग्राम से ऑक्सीजन के विभिन्न द्रव्यमान क्रिया कर रहे हैं यार। कौन कौन से हैं वो, 16 ग्राम 16 ग्राम 16 ग्राम और 40 ग्राम। तो ऑक्सीजन के 16 ग्राम और 32 ग्राम और 16 ग्राम और 40 ग्राम, नाइट्रोजन के निश्चित द्रव्यमान 14 ग्राम से क्रिया कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन के द्रव्यमानों में अनुपात कितना है, 16 अनुपात 32 अनुपात 16 अनुपात 40। अब इसको अनुपात दिखा दीजिए। इसमें 16 से नहीं कट रहा है, 8 से कट जाएगा। तो 8 दूनी 16 अनुपात 8 चौक 32। ठीक है, अनुपात 8 दूनी 16 अनुपात 8 पंजे 40, वही अनुपात हो गया। तो एक संख्या को बराबर कर लीजिए दोनों को, कैसे भी अनुपात वही आना है। अर्थात ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान है उनमें जो अनुपात है, जो नाइट्रोजन के निश्चित द्रव्यमान 14 ग्राम से क्रिया कर रहे हैं, वो अनुपात है 2:4 अनुपात 2 अनुपात 5। अतः ये आंकड़े गुणित अनुपात के नियम का पालन कर रहे हैं या उसके अनुसार हैं। समझ आ गया।